अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और यूट्यूब पे करियर रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो ये चांसेस जरूर है कि आपने भी फील कर लिया होगा कि कोडिंग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, टैक्स जॉब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर तरफ बस एक ही नैरेटिव चलता आ रहा है, लर्न कोडिंग, लर्न एआई एट द लाइफ। यार मैंने भी अपने चैनल पे कोडिंग के रिगार्डिंग काफ़ी सारी ऐसी वीडियो बना रखी हैं जो कि टैक्स जॉब्स के रिगार्डिंग है और ये टैक्स स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन सच ये भी है कि हर बंदा कोडिंग के लिए बना ही नहीं होता है। और ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग के हिसाब से या पीयर प्रेशर की वजह से केवल कोडिंग या टेक जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो है कोडिंग में, फिर भी कोडिंग को सीख रहे हैं, बस ये सोच के कि थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, जॉब लग जाएगी, हाई पैकिंग जॉब मिल जाएगी। बट सच ये भी है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसी चीज पे नहीं है तो तुम उस पर एक्सेल कैसे करोगे। यार मैं जब कॉलेज के थर्ड ईयर में था तो मुझे रियलाइज हो गया था कि शायद मैं कोडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। जैसे मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट करा तो धीरे धीरे मेरा भी जो टच था कोडिंग से वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एंड ऑब्वियसली कि मैं ज्यादा कोडिंग वगैरह पे इंटरेस्ट मेरा नहीं था। मुझे चाहिए था एक ऐसा करियर जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो करे, जहाँ से मैं अपने अंदर क्रिएटिविटी ला पाऊँ और जहाँ मेरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो और जहाँ ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट हो। और हो सकता है आप लोगों में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाते होंगे। इसलिए आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 7 नॉन टेक हाई पेइंग करियर ऑप्शन 2026 के बारे में, जो कि 2026 में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप 1.1x या 1.25x में देख सकते हो इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्लैब भी मिल जाएगा। और एंड में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं PCA बैकग्राउंड से होकर डाटा एनालिस्ट का जॉब प्रेजेंट टाइम में गुड़गांव में कर रहा हूँ। आई विल शेयर माय ऑल एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो। सबसे पहला जो रोल है वो है प्रोडक्ट मैनेजर का, एंड ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोफाइल। सो प्रोडक्ट मैनेजर को बेसिकली मिनी CEO भी कह सकते हो प्रोडक्ट का, क्योंकि इसमें आपका काम जो होता है वो डिजाइन टीम के साथ, टेक टीम के साथ, मार्केटिंग टीम के साथ सबको अलाइन करके प्रोडक्ट को आइडिया से लेकर लॉन्च तक ले जाना। फीचर्स क्या होगा, फीचर्स क्यों होगा, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सभी चीजों को एनालाइज करके आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, प्रोडक्ट को सप्लाई करना होता है। तो प्रोडक्ट मैनेजर का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो हर एक टीम के साथ कोलैबोरेट करता है, प्रोडक्ट को अलाइन करना होता है, आगे लॉन्च के लिए ले जाना होता है। और 2026 में प्रोडक्ट मैनेजर का जो रोल है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ AI, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे AI टूल हैं जो ये काम को कर रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट के लिए डिसीजन लेना होता है हर एक चीज के लिए, जो मार्केटिंग टीम होती है, डिजाइन टीम होती है, वो स्टिल ह्यूमन करती है। ये मोस्टली सभी स्टार्टअप कंपनीज के लिए एक सबसे बड़ा एक ऐसा रोल है जिससे उसका बिजनेस ग्रो होता है। तो इंडिया में जिस टाइम प्रेजेंट टाइम में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट मैनेजर का रोल होने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक कंपनी, हर एक स्टार्टअप में कौन से ऐसे स्किल्स होंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होंगे प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आपको प्रोडक्ट बनाने से लेकर लॉन्च तक ले जाने पे काफी सारी प्रॉब्लम आती हैं। ऑब्वियसली हर एक रेजोल्यूशन आपको लाना पड़ेगा बिकॉज यू आर द मैनेजर ऑफ प्रोडक्ट। प्लस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आपको मल्टीपल टीम के साथ कोलैबोरेट करना होता है, उनसे बात करना होता है, चाहे वो डिजाइन टीम हो, चाहे मार्केटिंग टीम हो, चाहे टेक टीम हो। तो ऑफ कोर्स इसमें आपको कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो भी काफी अच्छा आपका होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आप सबसे कोऑर्डिनेट करोगे, सबसे बातचीत करोगे, तो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए। बाकी आपको बेसिक टेक की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, प्लस आपको डिजाइन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड कुछ डाटा ड्राइवन थिंकिंग लाइक AI डैशबोर्ड, कुछ AI टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इन सब चीजों को नॉलेज आपको बेसिकली होना ही चाहिए। बात करते हैं सैलरी की, तो प्रोडक्ट मैनेजर बनने पर आपको दिया जाता है लगभग 16 to 20 LP के बीच आपका सैलरी होता है पर एनम। तो ऑफ कोर्स ये काफी अच्छा पैकेज होता है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जब आप करते हो किसी कंपनी के लिए वर्क। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए काफी चीजें होती हैं जो आपको स्किल्स सीखनी होती है, तो हर एक चीज का एक रोड मैप होता है। तो आप इस रोड मैप को यूट्यूब में भी देख सकते हो, काफी सारे कोर्सेज भी हैं, वहाँ भी आप सीख सकते हो। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या अभी 12 पास आउट करके आ रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से तुम अपने कॉलेज कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई MBA की डिग्री है या MBA आपने करा हुआ है, या आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्रोडक्ट मैनेजर लाइक यू नो पूरा एक काम बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो हर एक चीज में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है अगर आपके पास कोई MBA की डिग्री है तो। स्टिल अगर नहीं भी है तो अगर आप BBA करके आ रहे हो या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करके आ रहे हो, आप प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल रहते हो। जस्ट आपको कुछ स्किल्स पे काम करने होते हैं, आपका पोर्टफोलियो आपको बनाना होता है। सो सेकंड प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटर, सपोज आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है और प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहता है, तो जो लोग प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं वो डिजिटल मार्केटर होता है। आज के टाइम पे कंपनी जो सबसे ज्यादा अपना पैसा खर्चा कर रहा है प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, सबसे ज्यादा जो बजट है वो डिजिटल मार्केटिंग पे कर रहा है। और ये चीज आप भी समझ चुके होंगे कि जैसे भी
भी आप यूट्यूब पे चेक करते हो बहुत सारे कंपनी के ब्रांड्स आते रहते हैं, बहुत सारे एड चलते रहते हैं। सेम ऐसे ही डिजिटल मार्केटर का काम होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करना थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। सपोज आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। स्किल्स की बात करूं, ये स्किल्स जो होता है काफी ज्यादा डायनेमिक और इवर चेंजिंग स्किल्स होता है, जिसके अंदर आपको हमेशा अप स्किल्स करता रहना पड़ेगा। जो भी स्किल्स आपको आती है उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड करता रहना पड़ेगा टाइम के साथ, तभी इस करियर में आप लॉन्ग टर्म तक रह पाओगे। कुछ ऐसे टूल्स होती हैं, अगर आपको इस चीज को नॉलेज है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट और काफी बेनिफिट रहता है, और ये चीज आपको आनी ही चाहिए। लाइक गूगल एड्स कैसे रन करते हैं, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल क्या रहता है, वर्डप्रेस क्या होता है, कैनवा, बेसिक नॉलेज, तो इन सब चीजों को नॉलेज आपको होना ही चाहिए। और शायद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज जो भी मार्केटिंग होती है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होती है आज के टाइम पे ज्यादातर। एक सिंपल सा ना बोनस पॉइंट ये भी है कि अगर आप मान लीजिए कोई अच्छा डिजिटल मार्केटर बन जाते हो तो इसका बेनिफिट सीधा आप अपने पर्सनल बिजनेस में भी कर सकते हो। सपोज दैट आप कोई यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो तो आप भी एक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, आप अपने खुद के बिजनेस को रन कर सकते हो, अपने फैमिली वालों को कोई भी बिजनेस है आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाकर रन कर सकते हो। तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है अगर आप डिजिटल मार्केटर बन जाते हो तो। बट अगर आपको इस फील्ड में जॉब करनी है तो जो चीजें मैंने बताई उसमें से आपको सब चीजों की नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि आप जिस बेसिक डोमेन के लिए जा रहे हो डिजिटल मार्केटर के अंदर, आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको एटलीस्ट वो चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की सैलरी में, तो इंडिया में जो एवरेज सैलरी है वो 12 to 16 LPA रहती है एवरेज सैलरी। अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है तो हो सकता है उसकी सैलरी 3 to 7 LPA के अराउंड हो सकता है। देन जब वो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, थोड़ा प्रोफेशनली काम करने लगते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है वो 12 to 20 LPA के अराउंड आराम से हो जाता है। एंड अगर आप इसी फील्ड में लीडरशिप के लेवल पर काम करते हो तो आपकी सैलरी हो सकता है 20 to 30 LPA इजीली आपको मिल सकता है। सो बेसिकली काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए जो भी नॉन टेक फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। एंड द थर्ड वन इज UI UX डिज़ाइनर। UI UX डिज़ाइनर का जो मेनली काम होता है वो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिज़ाइन करना रहता है कि जब भी उसमें कस्टमर या विजिटर विजिट करता है वो प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाया, अब वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक टॉप हेडर, नेविगेशन बटन्स, अबाउट, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें वो जनरली होती हैं जो उसे आपको ना इस तरीके से कस्टमाइज करना रहता है, उस तरीके से डिज़ाइन करना रहता है ताकि जब भी कोई विजिटर उसमें विजिट करे तो उसे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट आप खोलते हो ना, तो वहाँ पे आपको दिखता है काफ़ी ज़्यादा जो डैशबोर्ड होता है वेबसाइट का, काफ़ी सिंपल लुक होता है उसका। सो वहीं पे अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी का वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट ओपन करते हो, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो या कोई भी अदर कोई कंपनी का वेबसाइट आप चेक कर लोगे, तो वहाँ का हर एक चीज इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है। कौन सा बटन किस कलर का होना चाहिए, बटन का पोजीशन किस पॉइंट पे होना चाहिए, हेडर कैसा दिखना चाहिए, फुटर कैसा दिखना चाहिए, हर एक चीज को ना उस तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि यूजर को काफी ज्यादा वो फ्रेंडली लगे और कभी यूजर का एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा हो पाए। सो वो कौन सी स्किल्स हैं जो तुम्हें हेल्प करने वाली है UI UX डिजाइनर बनने के लिए? सबसे पहले कुछ डिजाइन टूल्स होती हैं जो तुम्हें यूज करना आना चाहिए। सबसे पहला जो है ना वो एडोबी XD होना चाहिए, तुम्हें फोटोशॉप की नॉलेज होनी चाहिए, फिग्मा के बारे में तुमको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जनरली मार्केट में आजकल हर कोई यूज करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्किल जो रिक्वायरमेंट है वो आपके स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। जो मैं इसको सीखना होता है, हर एक चीज़ का रोड मैप होता है, मैं पहले भी बता रहा हूँ। तो उस रोड मैप को सीखने के लिए थोड़ा तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बेसिकली जब ये सारे स्किल्स तुम्हें सीखने होंगे जब तुम कॉलेज के टाइम में पढ़ रहे होते हो या कॉलेज या स्कूल के टाइम में होते हो, तो तुम्हें जो भी स्टडी करनी है वो इन सब टूल्स या इन सब नॉलेज के अकॉर्डिंग तुम्हें तैयारी करनी है ताकि एक टाइम पे तुम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके एज अ UX UI डिजाइनर बन सको। तो बेसिकली UI UX डिजाइनर जब बनते हो ना, तो आपका जो सैलरी स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर या इंटर्नशिप में आप जब काम करते हो तो उस टाइम सैलरी काफ़ी कम होता है। लाइक स्टार्टिंग सैलरी 2.5 LPA to 5 LPA तक होती है जब फ्रेशर के लिए आप आते हो। तो प्रोफेशनली इस काम को वर्क करते हो तो आपकी सैलरी जो होती है वो 10 to 12 LPA इजीली हो जाता है। बहुत ज़्यादा एडवांस या लीडरशिप में तुम काम कर रहे हो देन कैन बी 15 LPA प्लस हो सकता है। ओके, तो नंबर 4 प्रोफाइल की बात करूं, इस प्रोफाइल का नाम सुन के तुम्हें लगेगा कि इस प्रोफाइल के पीछे कोई और है। तो चौथा प्रोफाइल जो है वो ग्रोथ हैकर है। ग्रोथ हैकर का काम होता है बिजनेस को स्मार्ट तरीके से फास्ट ग्रो करना बिना कोई पैसे वेस्ट किए। मतलब न्यू यूजर्स लाना कंपनी के अंदर, पुराने जो यूजर्स है उसे रिटेन करना और जो कन्वर्जन रेट होता है उसको बढ़ाना होता है। ये जो लोग होते हैं ये डाटा प्लस जो उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है ना, वो दोनों का यूज करके काम करते हैं, ये ग्रोथ निकालते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कम एफर्ट्स लगाकर ज्यादा ग्रोथ लाना। जनरली उनको डाटा समझना होता है और उनका यूज करना होता है। सपोज उनको कोई रो डाटा दिया जाता है, ग्रोथ हैकर डिसीजन लेता है कि एक्चुअली हमें करना क्या, इस डाटा से कितना ज्यादा हमें रिजल्ट आए। तो यूजर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ यूजर्स ड्रॉप हो रहे हैं, कौन सा हमारा कैंपेन काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इन सब चीजों में दिमाग
दिमाग ग्रोथ हैकर अपना यूज़ करता है। ग्रोथ हैकर ये भी सोचता है कि कौन सा ऐसे मार्केटिंग हम यूज़ करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो वो सारी थिंकिंग, वो सारे आइडिया ग्रोथ हैकर लेकर आता है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो जो एंट्री लेवल पर जो सैलरी होती है एज अ ग्रोथ हैकर की, मान लो अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स का रहता है तो तुम्हारी जो एवरेज सैलरी है वो 6 to 10 LPA रहता है। जब तुम मिड लेवल में पहुंच जाते हो, मतलब तुम्हारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है 2 से 3 साल का, तो देन 12 to 20 LPA तक हो जाता है। अगर सीनियर लेवल पर काम करते हो देन डेफिनेटली तुम 25 LPA to 40 LPA तक आराम से ले सकते हो। और पांचवी प्रोफाइल की बात करो तो डाटा एनालिस्ट। 2026 में या 2026 to 2030 तक जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल और हाई पेइंग स्किल है वो है डाटा एनालिस्ट। या आई एम आल्सो अ डाटा एनालिस्ट एंड वर्किंग एज अ डाटा एनालिस्ट इन गुड़गांव फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। डाटा एनालिस्ट बनने के लिए तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम एक टेक का स्टूडेंट हो, तुमने बीटेक करा हो, तुमने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन जिसने BCA करा है, जिसने कोई नॉर्मल कोर्सेज कर रखा है, वो भी डाटा एनालिटिक बन सकता है। बेसिकली डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, जनरली जब हमें कंपनी के थ्रू एक रॉ डाटा दिया जाता है उसे हम एक यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करते हैं जो कि कंपनी के लिए यूजफुल हो सके, और उसमें से यूजफुल इनसाइट को निकाल कर कंपनी को प्रोवाइड करते हैं ताकि कंपनी राइट डिसीजन ले सके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो SQL का रोल होता है। पावर BI टैब्लू की नॉलेज हमें इस सॉफ्टवेयर की तो होनी ही चाहिए, एंड पाइथन एंड R दिस काइंड ऑफ, जो कि डाटा एनालिस्ट बनने के लिए ये जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती हैं। और सबसे ज़्यादा ये हाई पेइंग करियर है, इससे ज़्यादा सैलरी अभी तक तो मतलब मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उन्हीं की होती है, उसके बाद तो डाटा एनालिस्ट की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। और वन थिंग तो मैं बताना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, देखो डाटा एनालिस्ट बनने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें की नॉलेज तो होनी चाहिए जो कोर्सेज मैंने तुम्हें बताए, जो स्किल्स मैंने बताए, बट इसके साथ साथ तुम्हें आज के टाइम में जो AI का ट्रेंड है उसे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पावर BI में, टैब्लू में तुम कहाँ पे AI का यूज़ कर सकते हो, AI का इस्तेमाल करके तुम कैसे डाटा को क्लीन कर रहे हो, जितने कम समय में तुम अपने कामों को रिप्रेजेंट करोगे वो ये तुम्हारे करियर के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आज के टाइम में तुम्हें AI का ट्रेंड जो है उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। AI का इस्तेमाल तुम कैसे कर सकते हो अपने कामों में वो तुम्हें सीखना चाहिए। डाटा एनालिस्ट हर एक इंडस्ट्री में काम कर सकता है, चाहे वो IT या टेक कोई कंपनी हो, फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर कोई कंपनी हो, कोई हेल्थ केयर कंपनी हो, कोई E-कॉमर्स, कोई स्टार्टअप, कोई कंसल्टिंग फर्म्स, सो हर जगह डाटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सबसे मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है आज के टाइम में, जो कि एक नॉन टेक स्टूडेंट भी सीख सकता है। ठीक है, जो एंट्री लेवल पर जो सैलरी होती है डाटा एनालिस्ट की वो 5 to 8 LPA के अराउंड होती है जब तुम फ्रेशर होते हो, जब तुम इंटरमीडिएट लेवल पर होते हो। जब तुम प्रोफेशनली काम करने लग जाते हो, तुम्हारे कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये जो तुम्हारा 10 to 18 LPA भी इजीली हो सकता है। इट डिपेंड ऑन योर वर्क, ऑन योर एक्सपीरियंस। एंड सीनियर डाटा एनालिस्ट बनने के बाद भाई तुम्हारे ज़िंदगी में मज़े ही मज़े। सैलरी है ना वो 20 to 30 LPA इजीली मिल जाता है तो जो भी सीनियर डाटा एनालिस्ट होते हैं आज के टाइम में। ये तो काफ़ी कम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा मैंने पैकेज देखे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो भाई अब बात कर लेते हैं 6th प्रोफाइल की, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो काम होता है ना, वो कंपनीज की प्रॉब्लम्स जो होती है उन्हें वो रिजॉल्व करती है और कंपनी को बेटर, प्रैक्टिकल और स्मार्ट सोल्यूशन देना होता है जिससे कंपनी का वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। मतलब ये जो लोग होते हैं ना वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनी को बताते हैं क्या गलत चल रहा है, कैसे इंप्रूव हो सकता है और गोल्स कैसे अचीव होंगे। कंसल्टेंट जो होता है वो बिजनेस डॉक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, तुम्हें कोई डिसीज होता है तो उसके लिए एक डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही जब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है ना, बिजनेस में जब कोई ऐसी दिक्कत आती है जिससे बिजनेस ग्रो नहीं होता है या बिजनेस का जो स्ट्रेटेजी है ग्रो करने का वो सही नहीं होता है, कंपनी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जाता है अपने प्रॉब्लम को दिखाने के लिए। और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह उसे रेजोल्यूशन देता है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम से ठीक करने के लिए अपनी कंपनी में ये चेंजेस करने चाहिए। तो ये सारी भी स्ट्रेटेजी होती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है। टॉप लेवल के प्रेसिडेंट लोग होते हैं, मतलब जो टॉप लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं उनको एडवाइस करता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट कि आपको ये चीज़ें चेंज करनी है। बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए तुम्हें क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हारा एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। कंसल्टेंट बनने के लिए ना तुम्हें बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं कर लेते हो बीटेक के बाद या BCA के बाद या BBA के बाद या BA के बाद, तो ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में ना जो गुड़गांव में कंपनी है कंसल्टेंट वाले जो बेसिकली क्लाइंट बेसिस पे काम करते हैं, जस्ट लाइक एसेंचर, डेलोइट, EY, PwC, KPMG, ऐसे और भी बहुत सारे कंपनी है जो कंसल्टेंट वाले काम करते हैं। मोस्टली ये अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए सोल्यूशन लाते हैं, बिजनेस ग्रो करवाते हैं और इनका कमीशन बनता है, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट
बेसिस पे काम होता है। सो यहाँ पे ये सारी कंपनीज हैं जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। तो इसके इंटरव्यूज़ में तुम्हें केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछ सकते हैं। तो इसका एक पूरा अच्छा एक रोड मैप होता है, तो तुम इससे थोड़ा सा रिसर्च कर लेना जब तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो, प्रिपरेशन के लिए जाते हो, तो इन सब चीज़ों को तुम्हें फोकस करना होगा। सो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, बिजनेस समझना पसंद है, फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो कंसल्टिंग एक सॉलिड करियर है आपके लिए। सो जो बिग फोर्स कंपनी है लाइक डेलोइट, EY, PwC, KPMG, इनमें जो स्टार्टिंग सैलरी तुम्हें मिल जाएगा वो 8 to 15 LP है, जो कि स्टार्टिंग और एंट्री लेवल पर तुम्हें इतना मिल सकता है। तो फिर तुम थोड़ा स्विच कर लेते हो और थोड़ा तुम प्रोफेशनली काम करने लगते हो, तुम्हारी जो एक्सपीरियंस है वो 2 से 4 साल का हो जाता है, तुम्हें इजीली 18 to 30 LP तक की आराम से कहीं भी किसी भी कंपनी में, बिग फोर कंपनीज में तुम्हें सैलरी इतना मिल जाएगा। तो बात करते हैं अब 7th हाई पेइंग करियर ऑप्शन की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें तुम बैचलर डिग्री से काम तुम्हारा नहीं चलने वाला। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक मैंने जितने भी प्रोफाइल्स की बात की थी इस वीडियो में, उन सभी प्रोफाइल्स में तुम बैचलर के बाद जॉब कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने के लिए तुम्हें एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायरमेंट है। ड्यूरिंग CA या CFA या MBA इन फाइनेंस तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुस सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा है। चेतन भगत हु वाज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनका मैंने कुछ वीडियोस रिसेंट के देखे थे जिसमें उन्होंने बताया था कि ड्यूरिंग ऑन द टाइम उन्होंने कितना ज्यादा पैसा बनाया था इस जॉब प्रोफाइल के थ्रू। बाकी जो उनके कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया था इस जॉब प्रोफाइल में रहते हुए। तो रिसेंटली उन्होंने ये भी बताया था कि उनके वजह से एक फॉर्म को इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ था कि उन्होंने एक इनको बोनस दिया था, और वो बोनस इतना बड़ा अमाउंट था। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बोनसेस मिलते रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब तुम किसी के लिए काम कर रहे हो तो तुम वहाँ पे फाइनेंशियली एडवाइस कर रहे हो किसी भी पर्सन को। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बनने के लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स या फाइनेंस में तुम्हारा स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट करते क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये मार्केट जो ट्रेंड्स होता है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक डाटा को स्टडी करते हैं, और ये फाइनेंशियली रिसर्च करने में बेसिकली काम करते हैं। कंपनी का जो वैल्यूएशन और फाइनेंशियली मॉडलिंग है उस पर भी ये काम करते हैं। मतलब कंपनीज का जो वैल्यूएशन मॉडल्स बनाना होता है जैसे DCF, कंपेरेबल एक्सेट्रा। मतलब ये जो जॉब रोल है ना वो काफी ज्यादा थोड़ा सा हैक्टिक होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर आपको जो इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स और फाइनेंस में है तो ऑब्वियसली गाइस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपके अंदर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लॉजिकली तरीके से सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। फाइनेंस की जो नॉलेज है लाइक फाइनेंशियली स्टेटमेंट एनालिसिस, DCF, LBO एंड MA की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होना चाहिए। मतलब अगर इसमें थोड़ा सा भी तुम छोटी सी गलती करते हो तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है किसी क्लाइंट के लिए। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा ये जो वर्क होता है वो काफी स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, बट इसमें जो बेनिफिट है जिसमें पैसा वो सबसे ज्यादा है किसी भी जॉब प्रोफाइल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पैसे की होता है। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा। ऑब्वियसली जब बोनस मिलेगा तो वो बोनस अमाउंट इतना बड़ा होता है कि हमारा जो महीने का सैलरी होता है वो तुम एक बोनस से ले सकते हो। बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सैलरी की, तो जो एंट्री लेवल पर जो जॉब्स होती हैं लाइक एनालिस्ट बन जाते हो तो वो इसकी जो सैलरी होती है 10 to 18 LPA के अराउंड रहती है। जब आप एसोसिएट लेवल पर काम करते हो तो 20 to 35 LPA तक आपकी सैलरी हो जाती है। एंड जब आप उससे ऊपर पहुंच जाते हो ऑब्वियसली लीडरशिप में, वाइस प्रेसिडेंट या, तो उसमें तो फिर आपका 40 to 1 CR इतना आपका हो सकता है, और इसके लिए कम से कम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एडवाइस उनको करूंगा जिनका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनका इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर। ऐसा जॉब रोल है जो 2026 से लेकर 2030 तक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि इस जॉब रोल को ना कोई AI चेंज कर सकता है, ना AI रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन का दिमाग ही लगेगा और ह्यूमन ही हर एक चीज़ को समझ सकता है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इस वीडियो को बनाने के लिए गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और मेहनत लगता है। तो प्लीज़ वीडियो में थोड़ा सा भी तुम्हें वैल्यूएबल कुछ मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, बिकॉज मैं अभी जो है 2026 में एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको हाई पेइंग करियर ऑप्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम इंप्लीमेंट करके, चाहे तुम कोई गोल में जाना चाहते हो, डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हो, या कोई फील्ड में जाना चाहते हो, उसका पूरा प्रॉपर रोड मैप में लेकर आने वाला हूँ। एंड आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, हसल करते रहो और रन अ साइड हसल along with your job, and this is gonna help you lot in your future.